नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो में। आज फिर आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो होने वाली है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कुछ पेचीदा और कभी कभी चौंकाने वाले नियमों की वर्टिकल बार खोज और जांच की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस महान राष्ट्र के कुछ सबसे जटिल और संदिग्ध नियमों की जांच कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले रूल की तरफ, जो कि है ब्लू लॉ। ब्लू लॉ पहली बार 17वीं सेंचुरी में कॉलोनियल अमेरिका में पेश किए गए थे। ये कानून उस समय की प्यूरिटन और क्वेकर मान्यताओं से प्रभावित थे, जो सब्बात के कड़ाई से पालन पर जोर देते थे। रविवार को सामान खरीदना और बेचना, काम करना और यहाँ तक कि मनोरंजन के कुछ प्रकार जैसी गतिविधियां प्रतिबंधित थीं। ब्लू लॉज जो थे वो वहाँ के धार्मिक रिचुअल्स से जुड़े हुए थे और इनका मोटिव था कि संडे सिर्फ धार्मिक गतिविधियों के लिए ही उसका इस्तेमाल हो, जैसे कि प्रार्थना करना, चर्च के सर्विसेज में योगदान देना। इनमें से कई कानून इस विश्वास पर आधारित थे कि रविवार को भगवान का सम्मान करने के लिए आराम का दिन होना चाहिए। मगर समय के साथ ब्लू लॉज के पीछे के तर्क बदल गए। हालांकि वे शुरू में धार्मिक विचारों से प्रेरित थे, कुछ न्यायालयों ने उन्हें धर्मनिरपेक्ष कारणों से अपनाना शुरू कर दिया, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, शोर को कम करना और ऊर्जा का संरक्षण करना। ब्लू लॉज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं और विकसित होते सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के साथ बदलते रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में सख्त निषेधाज्ञा थी, जबकि अन्य में अधिक उदारता थी। 19वीं और 20वीं सेंचुरी में जैसे जैसे सोसाइटीज डाइवर्स और सेक्युलर होने लगे, ब्लू लॉज में सुधार या उन्हें निरस्त करने के प्रयास होने लगे। आज धर्म के प्रति बदलते दृष्टिकोण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मान्यता के कारण विभिन्न न्यायालयों में कई पारंपरिक ब्लू लॉज को निरस्त कर दिया गया है या उनमें ढील दी गई है। हालांकि इन कानूनों के अवशेष अभी भी कुछ स्थानों पर मौजूद हैं, जो रविवार को शराब की बिक्री या कमर्शियल ऑपरेशन को सीमित कर। हमारी यात्रा इतिहास के इतिहास से शुरू होती है, जहां ऑक्यूपेशनल लाइसेंसिंग के बीज मध्ययुगीन व्यापार संघों द्वारा बोए गए थे। इन संघों ने विभिन्न शिल्पों और व्यापारों को रेगुलेट करने की मांग की, जिससे अभ्यासकर्ताओं के बीच एक निश्चित स्तर की स्किल और क्वालिटी सुनिश्चित हो सके। समय के साथ लाइसेंसिंग की अवधारणा पारंपरिक शिल्प से आगे बढ़कर कई प्रकार के प्रोफेशंस को शामिल करने लगी, डॉक्टर्स और वकीलों से लेकर नाई और रियल एस्टेट एजेंटों तक। इन नियमों के पीछे की प्रेरणा नेक थी, उपभोक्ताओं को अयोग्य चिकित्सकों से बचाना और उत्कृष्टता के मानक को बनाए रखना। जैसे जैसे लाइसेंसिंग आवश्यकताएं अधिक जटिल होती गईं, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रवेश में अनावश्यक बाधाएं पैदा करने के बीच एक महीन रेखा उभरी। प्रश्न यह बन गया, कितना रेगुलेशंस बहुत अधिक है। अत्यधिक लाइसेंसिंग अनजाने में कॉम्पिटिशन्स को बाधित कर सकती है और इच्छुक पेशेवरों के लिए अपॉर्चुनिटीज को सीमित कर सकती है। ऑक्यूपेशनल लाइसेंसिंग को लेकर बहस बहुआयामी है। एडवोकेट्स का तर्क है कि नुकसान को रोकने और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए सख्त नियम आवश्यक हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अत्यधिक लाइसेंसिंग हाशिए पर रहने वाले समूहों को असंगत रूप से प्रभावित कर सकती है, आर्थिक गतिशीलता में बाधा डाल सकती है और नौकरशाही चक्रव्यूह पैदा कर सकती है। हाल के वर्षों में सुधार के लिए दबाव बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण और व्यक्तिगत अवसर के बीच संतुलन बनाना है। कुछ राज्यों ने लाइसेंसिंग आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया है और वैकल्पिक रास्ते अपनाए हैं, जो कड़े नियमों पर योग्यता पर जोर देते हैं। हमारी जटिल और कॉम्प्लेक्स से जुड़ी दुनिया में ऑक्यूपेशनल लाइसेंसिंग की प्रासंगिकता लगातार विकसित हो रही है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में उद्योग बदलते हैं और नए पेशे उभरते हैं, लाइसेंसिंग के आसपास की बातचीत प्रासंगिक बनी रहती है।
हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करती है कि क्या वर्तमान प्रणाली वास्तव में अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करती है, जैसी गतिविधियों को विनियमित करते हैं। आज नीले कानूनों की प्रासंगिकता का प्रश्न हमें एक नाजुक संतुलन पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे जैसे समाज अधिक बहुलवादी और विविधतापूर्ण होता जा रहा है, हमारे दैनिक जीवन को आकार देने में इन कानूनों की भूमिका जांच और आत्मनिरीक्षण का विषय बन जाती है।